नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। अवधेश कुमार जी प्रोग्राम में आए आज। बहुत स्वागत सर आपका आज कहानी कुर्सी की में। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में आ गए सर, बहुत स्वागत आपका। जो देखिए आज शनिवार लग गया तो मतलब अब हफ्ता तो निकल गया, तो एक वीकली राउंड अप प्रोग्राम करने का हमने सोचा कहानी कुर्सी की में। इस हफ्ते जिन खबरों ने सुर्खियां बनाई उन खबरों पर कैसे रिएक्शंस आए, कौन दबता दिखाई दिया, कौन हावी दिखाई दिया, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। जैसे मसलन जो चर्चा चली रही थी पिछले नए साल से पहले, जो एक दुख की खबर आई, मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने खूब माहौल बनाने की कोशिश की कि बीजेपी ने मनमोहन सिंह का आदर नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया जिसके वो हकदार थे, और यहां तक कि उनकी अंत्येष्टि कहां हो, क्रियाक्रम कहां हो, स्मारक कहां बने, इसको लेकर के भी उनका अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर रिएक्शन कैसा दिया बीजेपी ने? क्या बीजेपी इस नैरेटिव का जवाब दे पाई? राहुल गांधी जो बहुत ज्यादा हमलावर दिखाई दे रहे थे, अंत वक्त में गायब हो गए। राहुल गांधी 3 दिन के बाद ही जब उनका अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद वो देश के बाहर चले गए, ऐसा बताया गया। कल एक अरदास रखी गई थी मनमोहन सिंह जी के लिए, सोनिया गांधी तो वहां गई, राहुल गांधी वहां भी नहीं थे, ना उनका कुछ मालूम पड़ रहा है कि वो कहां गए हैं। तो आज जो बात है वो ये, क्या बीजेपी को माहौल बनाना या उसके खिलाफ कोई माहौल पैदा करने की कोशिश करे तो उसका जवाब देना ये आ गया है क्या? बीजेपी के लोग ही आमतौर पर ये शिकायत करते थे, या बीजेपी के समर्थक, कि बीजेपी के खिलाफ झूठा सच्चा जैसा भी कोई कैंपेन खड़ा कर देता है, बीजेपी उसमें उलझ जाती है, उसका ठीक तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। लेकिन क्या इस हफ्ते खास तौर पर जो खबरें रहीं उसमें इसका उलट दिखाई दिया? बीजेपी ने हमले का जवाब भी बेहतर दिया और अपना एजेंडा भी सेट किया। अब आइए दूसरी और बड़ी खबरें क्या थी। दूसरी बड़ी खबर आपने देखा, दिलजीत दोसांझ की मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ हुई। हमने इस प्रोग्राम में भी इसकी काफी चर्चा की थी। एक तरफ वहां किसान खनौरी बॉर्डर पर दलजीत दल्लेवाल जी बैठे हुए हैं, वो आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। बीजेपी के ऊपर उसको लेकर के एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश जो है वो एक लॉबी कर रही है। लेकिन दिलजीत दोसांझ मिलते हैं, ये दिलजीत दोसांझ में जिन्होंने 2020 में किसानों का खुला समर्थन किया था और कहा था कि ये कानून वापस होने चाहिए। उन्होंने कहा था जो लोग इन किसान बिलों का समर्थन करते हैं वो एक बार किसानों से बात करके तो देखें। आज वही दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उसमें उसका क्या असर रहा? अब देखिए एक और खबर आ रही है, दिल्ली के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इसमें पहल ले चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट की लिस्ट जारी की, इस पर ही बात कर लेते हैं। आइए, दिल्ली की लिस्ट में कौन कौन से नाम दिखाई दे रहे हैं? नई दिल्ली से परवेश वर्मा को टिकट मिला है, तो अरविंद केजरीवाल के सामने परवेश वर्मा जो पूर्व सांसद है वो चुनाव लड़ेंगे। ये माना ही जा रहा था कि तैयारी ऐसी बीजेपी कर रही है, तो अब उसकी कंफर्मेशन हो गई, उस पर मोहर लग गई है। नई दिल्ली से पूर्व सांसद परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी से वहां संदीप दीक्षित हैं। इसके अलावा आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट दिया गया है। और नई दिल्ली की सीट बहुत अब इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल को उनकी सीट पर घेरने की पूरी तैयारी पहले कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट देकर के करने की कोशिश की, और अब बीजेपी ने एक मजबूत दावेदार वहां उतारा है। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बीजेपी ने अब जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ने कल ही एक तरीके से दिल्ली के चुनाव का अभियान शुरू कर दिया अपनी पार्टी के लिए, और माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार कभी हो सकता है दिल्ली का इलेक्शन अनाउंस भी हो जाए। तो ये देखिए दिल्ली की पहली लिस्ट। अब यहां पर भी आप देखें, केजरीवाल को कोई सेफ पैसेज नहीं दिया जा रहा। केजरीवाल को उनकी मतलब केजरीवाल हैं, बड़ा नाम है, जीतेगा ही या अच्छा चुनाव ही लड़ेगा, इसलिए अपना उम्मीदवार नहीं खराब करना चाहिए। बीजेपी ने उनकी सीट पर मजबूत कैंडिडेट दिया है और परवेश वर्मा को उनके सामने उतारा है। तो ये भी उस नैरेटिव की वॉर का एक हिस्सा है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। ये पूरी लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूं। जनकपुरी का नाम भी सामने आ गया। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, मालवीय नगर से दिल्ली में सतीश उपाध्याय होंगे। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया गया है। उन्हीं का इलाका भी है ये। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर भाजपा में आए, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आ गए हैं, और अब उनको बीजेपी ने चुनाव में उतार दिया है। उनकी परंपरागत सीट से गांधीनगर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो आप सीटें देख रहे हैं ये दिल्ली के चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी अभी डिक्लेयर किए हैं। बिजवासन से कैलाश गहलोत, पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल के खासम खास रहे, वो बिजवासन से चुनाव लड़ेंगे। आतिशी के खिलाफ, अब मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। तो दूसरे पूर्व सांसद जो इनके टिकट काट दिए गए थे, इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे, रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ लड़ेंगे, और परवेश वर्मा लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बीजेपी पूरी घेराबंदी करने की कोशिश में इस वक्त दिखाई दे रही है। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से श्री दीपक चौधरी,
रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, जो नाम दिख रहे हैं आपको बीजेपी की लिस्ट में, कैसा चुनाव मतलब पहला कदम बीजेपी बढ़ाती हुई कैसा कदम दिखा रही है? निश्चित तौर पर सौरभ, ये नजर आ रहा है इस सूची को देख के कि बहुत गंभीरता के साथ जो मंथन की बात कही जा रही थी नामों को लेकर, वो इस सूची में नजर आ रहा है। और बीजेपी ने कोशिश की है कि यथासंभव अपने हेवी वेट को चुनाव में उतारा जाए। और दूसरी चीज की, लगातार जो सर्वे कराए गए थे उन सर्वे को इस सूची में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, उसके आधार पर नामों का चयन किया गया है। उनमें से कई नामों को देखे, जैसे कालकाजी से रमेश विदुड़ी जो कि पूर्व सांसद हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाना। प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाना। दुष्यंत गौतम जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको करोल बाग की जो सुरक्षित सीट है वहां से चुनाव मैदान में उतारा जाना। तो कुल मिलाकर अपने हेवी वेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और जो प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताया जा रहा था कि शायद पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे वो, लेकिन वो नहीं लड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया है पार्टी ने। और पिछली बार भी रविंद्र सिंह नेगी बहुत नजदीकी मुकाबला में चुनाव हारे थे और इस बार पार्टी के सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा था। पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया। तो इन 29 नामों को सौरभ अगर आप देखें तो अधिकांश नाम ऐसे आएंगे कि ग्राउंड पे जो फीडबैक है सर्वे एजेंसी के आधार पे, उसके आधार पे पार्टी ने इन नामों का चयन किया है। कुछ और चर्चित नाम दिखाई दे रहे हैं इसमें। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से चुनाव लड़ रहे हैं। राजकुमार आनंद, अगर मैं ठीक हूं तो ये वही राजकुमार आनंद हैं जो मंत्री थे आम आदमी पार्टी सरकार में, देवेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल भाई। तो मतलब ठीक ठाक नाम ऐसा दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने मतलब मजबूत नाम, तो अब चुनाव कैसा होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन गंभीर नाम है सभी। हाँ बिल्कुल सौरभ, और जैसा कि पहले मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद इन नामों को, और एक तो आरएसएस का संगठन लगातार ग्राउंड पे काम कर रहा था, बीजेपी प्रदेश इकाई और एजेंसीज का सहारा लेकर सर्वे कराया गया और इन सबका मंथन करने के बाद इन नामों को तय किया गया। और इसमें आप देखें तो आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होना होता है, या राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य का चुनाव हो, तो बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है बाकायदा, और उस बैठक के बाद उन नामों पे मुहर लगाया जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में इन नामों को लेकर जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य थे, वो इस तरह की किसी औपचारिक बैठक की सूचना कम से कम मीडिया को नहीं दी गई और लगातार मंथन करके उन नामों को तय कर लिया गया। और कुछ दिन पहले ही हमें ये बताया गया था कि 55 से 60 नाम तो ऑलरेडी तय किए जा चुके हैं। भले ही आज 29 नामों को जारी किया गया है, लेकिन दिल्ली के 55 से 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ऑलरेडी अपना कैंडिडेट तय कर चुकी थी, और ये तकरीबन 10 दिन पहले हुआ था। आज पहली सूची जारी की गई है, समय समय पर आगे भी सूची आती रहेगी। इस बार आप देखें तो लगभग 13,033 बूथ हैं दिल्ली में सौरभ, और 13,033 में लगभग 2 लाख के आसपास छोटी छोटी मीटिंग करने की बीजेपी की योजना है, जिसमें संघ सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और वो मीटिंग ऐसी होगी कि जब 15, 20, 25 लोगों की जो टोली है, छोटी छोटी टोलियां, वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल की नाकामी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और बीजेपी के विजन के बारे में बताया जाएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। देवेंद्र पराशर आपको बता रहे थे बीजेपी की इस पहली लिस्ट के बारे में। आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। समीर जी, कैसे लग रहे हैं उम्मीदवारों के नाम? मुझे लगता है बहुत, पहले जरा 2 बड़े नाम सीएम और केजरीवाल जी के खिलाफ जो नाम दिए वो बहुत अच्छे नाम है। इसके अलावा आप देखिए जंगपुरा से जो मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सरदार तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया है। यही बहुत अच्छा एक उम्मीदवार दिए। मतलब यह भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि कहीं भी अरविंद केजरीवाल के किसी भी उम्मीदवार को कोई सेफ स्पेस नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस। कांग्रेस ने भी जो 48 उम्मीदवार उतारे वो 72 अच्छे उम्मीदवार दिए, और भारतीय जनता पार्टी ने आज जो 29 उम्मीदवारों की सूची जारी करी है, बहुत रिसर्च के बाद मुझे लग रहा है, जमीनी हकीकत लेने के बाद, जमीनी फीडबैक जो आया है उसके आधार पर उम्मीदवार तय किए। और किसी सूची में 29 नामों में कोई नाम ऐसा लग नहीं रहा कि इस सीट पर शायद ये नाम नहीं दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, किसी बड़े नाम को छोड़कर दिया गया है। पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को बताया, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जो है उन्हें उम्मीदवार दिया है। रमेश विदुड़ी जैसे जो सांसद रहे हैं 2 बार से, बड़े नेता रहे, उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रवेश वर्मा जो इतने बड़े नेता सांसद रहे हैं, इस बार उनका टिकट कट गया था, उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया गया है। कांग्रेस ने जैसे अलका लांबा को उतारा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े उम्मीदवार उतारे। परवेश वर्मा की पहले बात करें। परवेश वर्मा वर्सेस अरविंद केजरीवाल चुनाव होगा। परवेश वर्मा ठीक है, नाम सांसद रहे हैं पहले, तो नाम ठीक है। अब नई दिल्ली में उनका वोट कितना होगा ये नहीं कह सकते। अब 3 अरविंद केजरीवाल की दूसरी बड़ी दिक्कत है ना कि सिर्फ परवेश वर्मा से नहीं लड़ना है, वहां पर संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं।
जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता और संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित वहां से विधायक रह चुकी थी। तो संदीप दीक्षित कांग्रेस का एक महाआधार है। और संदीप दीक्षित जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, मुझे लग रहा है उसके बाद अब प्रवेश वर्मा वहां पर आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रवेश वर्मा का यह चयन ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल के इस बार अपना चुनाव जीतने के लिए भी अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, कम से कम 2 महीने से ये चर्चा चल रही है कि प्रवेश वर्मा लड़ेंगे। बीजेपी की बहुत पहले प्रवेश वर्मा को कह दिया गया कि आप दिल्ली की विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने अपने और माना जा रहा था कि ये लड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो वो खबर जो है वो ठीक साबित हुई। सर कैसे लग रहे हैं नाम? मेरे ख्याल से मजबूत नाम है और प्रवेश वर्मा को भले ही वो उनकी सीट नहीं है क्योंकि वो बाहरी दिल्ली के उम्मीदवारों में से हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में से, और यहाँ पर जो उनके कम्युनिटी है उसका वोट भी नहीं है, लेकिन नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वोट है। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को खड़ा करने का मतलब है कि पार्टी ने प्रवेश वर्मा को लीड देने का एक मौका दिया। नहीं, मैं सीधे सीधे पूछूं, सीएम फेस के तौर पर भी मतलब सीएम फेस के तौर पर ही हो गया जब सीएम के खिलाफ आप खड़े कर रहे हैं, और वो भी मुश्किल सीट है। प्रवेश वर्मा के लिए भी कोई आसान सीट नहीं है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम। हाँ, तो उनके खिलाफ खड़ा करना, इसका मतलब आपने एक ऐसे फेस को दिया है कि उनको ये मौका दिया कि यदि आप जीत जाएंगे और सरकार बनती है तो आपके पास एक मौका है मुख्यमंत्री बनने का, दावेदारी हो जाएगी। तो प्रवेश वर्मा के लिए उस हिसाब से मुश्किल सीट है, इसको आसान सीट नहीं कहना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए इससे मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा 2 मजबूत कैंडिडेट वहां पर आ गए। और ऐसा कैसा वहाँ भी हुआ है, जो आतिशी जी हैं, आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को खड़ा किया और यहाँ रमेश विधुड़ी को उन्होंने दिया। तो रमेश विधुड़ी का भी जातिगत समीकरण और जातियों के हिसाब से एक अच्छा सा मजबूत वोट बैंक है। रमेश विधुड़ी और चाहे प्रवेश वर्मा बड़े कॉम्बेटिव नेता हैं, कॉम्बेटिव, दोनों ही कॉम्बेटिव हैं। ये दोनों बिल्कुल ठीक आपने कहा कि दोनों लोग बड़े कॉम्बेटिव हैं। सिरसा साहब जो हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, वो अकाली दल से यहाँ आए हैं, काफ़ी समय से पार्टी में लगे हुए थे और अब उनको टिकट दे दिया राजौरी से। राजौरी तो एक सिखों का क्षेत्र वाला इलाका है, पूरा का पूरा वेस्ट दिल्ली में यदि देखा जाए, तो वो भी एक मजबूत सीट उनके पास ठीक है सर हो सकती है। सतीश उपाध्याय एनडीएमसी के वो रहे, चेयरमैन रहे, और उसके पहले वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। लंबे समय से पार्टी के नेताओं में से मजबूत कैंडिडेट उनको मैं देखता हूँ। ठीक है सर, आपके हिसाब से कैसा कॉन्टेस्ट बनता दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस समय जो पहली सूची जारी की है उसके द्वारा पहला मुख्य संदेश यही है कि पीछे जो हुआ इस बार हमारे पास जितनी क्षमता है, जो संसाधन है व्यक्ति के रूप में, वो सब उतर रहे हैं और दिल्ली की सत्ता हमको बदलनी है। ये इसका एक मैसेज है जो कल प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि आने वाले समय में हमको दिल्ली के आधार पर न केवल जन कल्याण का काम करना है बल्कि राष्ट्र को उस जगह पर ले जाना है जहां इसको जाना चाहिए था। तो कल प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद और आज ये सूची अगर आप देख रहे हैं तो अब ये जो प्रवेश वर्मा और इनके रमेश विधुड़ी की बात कर रहे हैं, दिल्ली के पुराने नेता हैं। रमेश विधुड़ी चुनाव लड़ते जरूर रहे लेकिन पूरे दिल्ली में काम करते रहे, विद्यार्थी परिषद से हो रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली के ज्यादातर मोहल्लों में पुराने लोगों से, नए लोगों से शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता है लोकसभा के बाद, सभी से व्यक्तिगत रिश्ते उस व्यक्ति के हैं। प्रवेश वर्मा भी वो क्षेत्र जरूर था लेकिन प्रवेश वर्मा भी दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनको भी पता है कि हमको पिता के उत्तराधिकारी के रूप में जो है हमको खड़ा होना है तो दिल्ली में काम करें। उनका जो एनजीओ है वो जगह जगह काम करता है, नई दिल्ली में भी वो अपने शिविर लगा के काम करते हैं। तो ये केवल नाम नहीं है, नैरेटिव के दृष्टि से जो दिल्ली की भाषा होती है पुराने लोगों के बीच, उसकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण। सर, आपने जो अभी जिस बात से आपने अपना बयान शुरू किया वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एक बार देवेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास हम जाते हैं। आप कह रहे थे कि बीजेपी इस बार जीतने के इरादे से लड़ती हुई दिखाई दे रही है इस चुनाव को, शायद ये सही है, ये शायद पिछले चुनाव में मिसिंग था। क्या देवेंद्र, क्या बीजेपी इस बार वाकई सत्ता परिवर्तन करने के लिए सब कुछ झोंकने के इरादे से जा रही है चुनाव में? और पिछले अगर 2 चुनाव की से तुलना कर लें सौरभ, तो निश्चित तौर पे ये समझ में आएगा कि इस बार के चुनाव में पार्टी जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ रही है वो निश्चित तौर पे पिछले 2 चुनावों से बिल्कुल उलट है और बहुत ज़्यादा ताकत झोंकती हुई नज़र आ रही है। और एक दूसरी चीज़ की संघ की भूमिका भी इसमें ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। संघ इसके पहले के चुनाव में दिल्ली में जैसे एक्टिव रहता था और शीर्ष स्तर पर संघ के लोग भी जो संघ के बीजेपी के साथ पॉलिटिकल रिश्ते को देखते हैं वो लगातार कई बैठक कर चुके हैं दिल्ली में। तकरीबन 10 दिन पहले भी उन्होंने
उन्होंने एक बैठक की थी और उस लिहाज से जो पैटर्न हरियाणा का था संघ का चुनावी राजनीति में दखल को लेके, जो महाराष्ट्र में जिस संघ का जिस प्रकार का काम था, वैसे ही तस्वीर नजर आ रही है और दिल्ली में वो कोशिश नजर आ रही है कि उस तरह की कोशिश के तहत इस बार दिल्ली में कोशिश है कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार को यहाँ पे झटका दिया जाए, बीजेपी की सरकार को बनाया जाए। और जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है सौरभ, निश्चित तौर पे इस बार बहुत अलग तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया और जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में आना, मीडिया को बताना, उसकी तस्वीरें जारी होना, इन सबसे उलट पार्टी ने एक तरह से आप कहें कि गुपचुप तरीके से इन नामों को तय किया और पहली सूची जारी की। इसमें कांग्रेस से जो आए नेता हैं, अगर उनमें पोटेंशियल था, जैसे अरविंदर सिंह लौली की बात कर ले या जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह की बात कर ले, उनको टिकट दिया गया है। कैलाश गहलोत की बात करें जो कि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे, उनको भी ज्वासन से टिकट दिया गया है। तो पार्टी की पूरी ये कोशिश है कि हर सीट पे जो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं उनको चुनावी अखाड़े में उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं को भी ये लगता है कि आखिर ऐसा क्या है कि बाकी पूरे देश में आप जगह जगह सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किले को भेद नहीं पाते। और इस बार पार्टी को ऐसा लग रहा है ग्राउंड पे कि माहौल ऐसा है कि अगर कैंडिडेट सही दिए जाएं तो आम आदमी पार्टी को झटका दिया जा सकता है। उसके तहत पूरी कोशिश करते नजर आ रही है बीजेपी। कम से कम देखना होगा कि आगे ये कैंपेन कैसे आगे बढ़ता है। ये जो खास तौर पर जो दो नाम अभी चर्चा में चल रहे थे और अब ये सही साबित हुए, रमेश बिधूड़ी का और साथ में अरविंद केजरीवाल के सामने जो नाम दिया गया है, दोनों सांसदों को उतारने के पीछे क्या रणनीति देखते हैं आप? और दोनों पूर्व सांसदों को उतारने के पीछे सौरभ ये था कि जब पिछली बार इनका टिकट काटा गया तो टिकट काटने के साथ, जैसे रमेश बिधूड़ी का टिकट तो हम सभी जानते हैं कि इसीलिए कटा था, आधिकारिक तौर पे भले ही नहीं बताया गया हो कि जो बयान उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दे दिया था और उस बयान के चलते जो किरकिरी हुई थी पार्टी को, उसके चलते एक सजा दी गई है उनको और लोकसभा का टिकट काटा गया था। लेकिन टिकट काटने के साथ साथ क्योंकि वो एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में उनकी पहचान है, ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं लगातार और छवि अच्छी है ईमानदारी के मामले में। बोलने को लेकर जरूर पार्टी के भीतर थोड़ी असहजता रहती है, लेकिन ईमानदारी को लेकर कोई असहजता नहीं रहती और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल को लेकर बिल्कुल भी असहजता नहीं रहती। बहुत ग्राउंड पे परफॉर्म करने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो लोकसभा कटने के साथ साथ उनको यह बता दिया गया था कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और वो कालका जी की सीट होगी। 2 सीट के बारे में उनसे पूछा गया था, कालका सीट के बारे में बताया गया था। दूसरी चीज की प्रवेश वर्मा के बारे में भी, हालांकि उनके टिकट काटने की वजह कुछ और बताई जा रही थी, लेकिन तब भी टिकट काटने के साथ साथ उनको भी ये जानकारी दी गई थी कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और तकरीबन 1.5 महीने पहले उनको बाकायदा ये बता दिया गया था कि नई दिल्ली सीट पे आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपने हेवी वेट्स के मार्फत, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इनको घेरना चाहती थी। और ऐसे हेवी वेट जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया हो, तो आपने देखा होगा कि चुनाव आज नाम आने से काफ़ी पहले प्रवेश वर्मा ऑलरेडी नई दिल्ली सीट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और जो महिलाओं को फॉर्म भरवाने की जो बात थी उसमें तो और पैसे देने की बात थी उसमें तो सबने देखा ही कि किस प्रकार से इस सीट पे वो एक्टिव हैं। सौरभ, शुक्रिया बहुत देवेंद्र प्राशर आपका। सर, अभी जो बातें देवेंद्र भी बता रहे थे, जुड़ता हुआ सब दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हेड ऑन टक्कर दे दी है, जिस तरीके से करप्शन का उन्होंने चार्ज उनके ऊपर लगाया, पहले ऐसा नहीं होगा, कम से कम इतना मुखर होकर, या शायद वो तवज्जो नहीं देना चाहते थे ज़्यादा, तो केजरीवाल को उतनी टेंशन नहीं देते थे, लेकिन कल उन्होंने काम किया। और उसके बाद अब ये लिस्ट जो कुछ बता रही है, दूसरा संघ की इन्वॉल्वमेंट के बारे में दिल्ली में जो भी देवेंद्र कह रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री का कल बहुत स्पेसिफिक भाषण था जो दिल्ली की जनता को अपील करे। वो पहले तो आज के देखिए, इसके द्वारा बीजेपी ने कई संकेत दिए हैं। अभी तक यह माना जाता था कि दिल्ली में बीजेपी कोई लीडर नहीं सामने रख रही है कि दिल्ली को लीड करने वाला कौन है। केजरीवाल ने कल ही बोली बात है। ये इस चुनाव से जिस प्रकार के लोग उतारे गए हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे बिधूरी हो, या मनजिंदर सिंह सिरसा सिख चेहरे के रूप में हो, या फिर ये जो आरपी सिंह का नाम मुझे लगता है कि है नहीं है, तो ये जो सारे नाम आ रहे हैं, ये अब यहां से बीजेपी के दिल्ली के चेहरे के रूप में आ रहे हैं। पहले विजय कुमार मल्होत्रा, साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, ओम प्रकाश कोहली, केदारनाथ साहनी, 5 लोगों के नाम रहे। बाद में एक हर्षवर्धन, उस बीच में पूरा गैप रहा है। तो अब ये पहली बार 2024 के चुनाव से अब दिल्ली का एक चेहरा देने की कोशिश है। और ये दोनों नेता जो हैं, जो दिल्ली के स्थानीय लोग हैं, जहां केजरीवाल की अपील होती है वहां जाके उसकी भाषा में बैठ करके, उनके साथ बजाबता पालथी लगा के बैठ करके वहां की भाषा बोलने वाले ये नेता है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से लड़ रहे, एक इलीट के लोगों का क्षेत्र है, वहां उनका घर है, वो वहां रहे हैं, एनडीएमसी से बहुत सारे वर्क उन्होंने किया है। तो ये एक बीजेपी की, मेरे ख्याल से 1998 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2003 के बाद से पहली बार एक जबरदस्त शुरुआत है।